अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह हमारा मुल्क इस वक्त एक परेशानी में है, एक मुश्किल सूरत हाल है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करी है अपने एक दोस्त से, एक साथी से जो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। इनका नाम है शुएब नकवी और ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और शायद जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान ने मिलकर उतने मैचेस नहीं खेले होंगे जितने ये एक महीने में खेल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसका रीज़न ये है कि ये लोग एक दिन में एक मैच खेलते हैं, ये एक दिन में 3 मैचेस खेलते हैं और फिर ऑफिस भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे कि ताजदार भाई ने कहा कि हमारा मुल्क एक बहरान से गुजर रहा है। ऐसे ही है। तो शुएब भाई यार, आपको मैंने इसलिए इनवाइट करा है क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जी, तो पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो ताजदार भाई, आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं? क्या आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या लगती है आपको कि किस तरह का स्क्वाड अनाउंस हुआ और क्या इसमें कमी पेशी है? यार शेबी, इसमें ना मुझे सबसे पहली परेशानी ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये कबड्डी वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है, इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनको नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हसन अली या फिर शादाब खान। मतलब अगर एक बॉलर रोहित शर्मा को पाकिस्तान इंडिया मैच में फुल टॉस से करवा रहा हो, अगर आप कप्तान हो या फिर आप चीफ सेलेक्टर हो, या आप ऐसे खिलाड़ी को इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में लेके जाओगे? काफी आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच लग रही है। मुझे लगता है कि शादाब खान को कैरी करना जरूरी था, क्योंकि काफी अरसे से शादाब खान जो है वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। सही है, ठीक है, नो डाउट पिछले कुछ अरसे से उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अगर हम दूसरी टीम्स में भी देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर एडम जैम्पा को अगर देखें तो साउथ अफ्रीका ने काफ़ी एक मैच के अंदर 113 रन 10 ओवर के अंदर किए थे, लेकिन वो भी अभी एडम जैम्पा को कैरी कर रहा है। तो इसी तरह आई थिंक पाकिस्तान टीम को भी शादाब खान के ऊपर कैरी करना पड़ेगा, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वही सीनियर स्पिनर है। ओके। तो इस टाइम पे सिलेक्शन के थ्रू ये डिसीजन नहीं होना चाहिए था, और आई थिंक शादाब खान को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो सीनियर बॉलर है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करनी चाहिए। एटलीस्ट फुल टॉस से ना करें, एटलीस्ट पिच पे टिप्पा दें बॉल को। अच्छा शेबी, तुम इतने अच्छे से क्रिकेट फॉलो कर रहे हो, खेलते भी हो, तो मुझे ये बताओ कि शादाब खान को हमने टीम में इसलिए रखा है कि वो एक सीनियर स्पिनर है, या फिर शादाब खान को हमने टीम में इसलिए रखा है कि वो बाबर आजम का दोस्त है? आई थिंक ये तो काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक आपकी अप्रोच रहेगी कि बाबर आजम का दोस्त है, लेकिन आई थिंक शादाब खान के टीम में होने की एक बहुत बड़ी वजह उनकी बैटिंग है और उनकी फील्डिंग है, जो कि आई थिंक इस तरह से होना नहीं चाहिए। यूटिलिटी प्लेयर हमें नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए। तो जहाँ तक बात है शादाब खान की बॉलिंग की, तो वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन टीम में उनको एज अ बॉलर सेलेक्ट किया गया है, तो उनको जो है वो एज अ बॉलर परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है और इंडिया की जो मेजॉरिटी पिचेस हैं वो स्पिनर्स को हेल्प आउट करती हैं। और बाबर आजम शादाब खान को एक अपना की बॉलर के तौर पे लेकर जा रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा, दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है शुएब कि वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम्स जा रही हैं, पाकिस्तान ने सबसे एंड में अपनी टीम अनाउंस करी है, मगर ये एग्जैक्टली वही टीम है जो एशिया कप में थी। आपको क्या लगता है कि ऐसा डिले क्यों आया है इसमें अनाउंसमेंट यार सिलेक्शन? ये चीज ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई। आपकी जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, रिजर्व प्लेयर्स को अगर हटा दिया जाए, जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है उसमें तो सिर्फ एक चेंज है, नसीम शाह की जगह आपने हसन अली को इंट्रोड्यूस करवा दिया। मुझे लगता है इसमें काफी नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है कि आपको ऑल्दो टीम आपने वही सेलेक्ट की जो आप पहले लेके जाना चाह रहे, जो आप पहले खिलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन डिले के मुझे लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि आपको श्योर नहीं थे, थोड़ा कंफ्यूजन था कि आपने यही स्क्वाड अनाउंस करना है या कोई और स्क्वाड अनाउंस करना है। इसमें ताजदार, चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसा कि हमने काफी बात की शादाब खान के ऊपर, शादाब खान के ऊपर तो हमने काफी बात कर ली, लेकिन बाकी स्पिनर्स, स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर आपके क्या तासुरात हैं? हमारे पास क्योंकि मोहम्मद नवाज भी है और उसामा मीर भी है स्क्वाड के अंदर, तो अगर हम कहते हैं कि शादाब खान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या हम इन दोनों पर रिलाई नहीं कर सकते? यार जहाँ तक बात है उसामा मीर की, मेरे ख्याल से एज अ क्रिकेटर मैं उसामा मीर को शादाब से ज्यादा रेट करूंगा, क्योंकि उसकी अगर आप बॉलिंग को नोटिस करो तो जो उसने लास्ट मैचेस खेले, मेरे ख्याल से वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी था, तो वो की टाइम पे विकेट्स लेता है। और सेकेंडली अगर तुम्हें याद हो
जब पाकिस्तान चेस कर रहा था और 10-15 रन पर ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट था, तो उसमें उसामा मीर शॉट्स भी बड़े खेल लेते हैं, यानी उसके जो छक्के होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि बाउंड्री टॉप पे जाके गिर गए, वो क्राउड में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो एशियन के अंदर भी उन्होंने दिखाया कि वो काफी लंबे लंबे हाँ, छक्के और अच्छे बॉलर्स को वो मार सकता है अगर उसको चांस दिया जाए तो उसामा मीर तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन वाकई में है। बट देखो, इस बात से तो तुम अग्री करोगे मेरा ख्याल है कि बाबर आजम एक डिफेंसिव कैप्टन है, और अगर वो शादाब खान के साथ पहले मैच में उतरा तो जब तक शादाब खान अनफिट नहीं हो मेरे ख्याल से उसामा मीर को चांस नहीं मिलेगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उसामा मीर को शायद ट्रस्ट ना करें बाबर आजम? यार आजकल की इतनी फास्ट पेस क्रिकेट है, आपको एक परफॉर्मेंस या एक अच्छा ओवर या एक अच्छी शॉट चाहिए होती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए। तो जिस तरीके से शादाब पिट रहा है बॉलिंग में, स्पेशली बॉलिंग में, मुझे लगता है कि बाबर आजम को 2-1 मैचेस में ना उसामा मीर को ट्राई करना चाहिए। अब करता है नहीं करता वो एक अलग बात है। नवाज बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है क्योंकि पाकिस्तान की टीम का वाहिद लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, ठीक है। फिर वो थोड़ी बहुत स्लॉगिंग भी कर लेता है, एंड ओवर्स में आके बैटिंग भी कर लेता है। और अगर तुम रिकॉर्ड कंपेयर करोगे, मेरे पास इस वक्त स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से बैटिंग में भी इंटरनेशनली नवाज की शादाब से बेहतर परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है नवाज के तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 में जगह बनती है, बट आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन शादाब एंड उसामा मीर। शादाब हैज द एक्सपीरियंस, मगर शोएब अभी उसका कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो है यार, उसकी बॉडी लैंग्वेज से देखने को मिलता है। अगर तुम्हें वो श्रीलंका वाला मैच याद हो, उसने ओवर थ्रो कर दिए, 2 रन एक्स्ट्रा पड़े थे और फिर वही पाकिस्तानी गले में आ गए थे। तो आई एम स्टिल वरीड अबाउट शादाब, मगर चलो शादाब को प्लेइंग 11 में रख भी लिया। देखो, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि शादाब और नवाज से अच्छे फील्डर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है। तो शादाब की फील्डिंग मैटर करती है, वो एक जबरदस्त कैच पकड़ लेगा, एक रन आउट कर देगा, डायरेक्टेड मार देगा, उससे पूरी टीम को वो लिफ्ट कर सकता है। तो अगर, और वो वाइस कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन को आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते वर्ल्ड कप में ना। तो अगर आप शादाब को लेके ही जा रहे हो और वो आपने देख लिया कि वो पिट गया, तो मुझे लगता है कि आपको उसके ओवर्स इफ्तिखार के साथ डिवाइड कर देने चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार यहाँ पे काफी यूजफुल बॉलर के तौर पे वर्ल्ड कप में हमें नजर आ सकता है। यार तुम इंडिया को अगर देखो ना, इंडिया के पास हर दौर में ऐसे बैट्समैन रहे जो कि ना ऑफ स्पिन बॉलिंग करा के ना कुछ ओवर्स इधर उधर करा दिया करते थे। तो इस दफा पाकिस्तान की टीम में ऐसा बॉलर हमें मिल सकता है इफ्तिखार की शक्ल में। जरूरत भी है उसकी मेरे ख्याल से। चलिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। स्पिन के ऊपर हमने काफी बात कर ली, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के आपके बारे में क्या राय है? क्योंकि नसीम शाह मिसिंग है, वो बहुत बड़ी मिस होगी डेफिनेटली, आई थिंक इससे तो आप अग्री करेंगे। यार मैं इससे बिल्कुल अग्री करूंगा। अब स्पेशली अभी इंजमाम उल हक का बयान आया और इंजमाम उल हक ने कहा है कि उसकी नज़र में नसीम शाह जो है ना पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेस्ट बॉलर है। और अगर तुम एशिया कप को देखो, जिस तरीके से उसने बॉल को स्विंग करा, इंडियन बैट्समैन को परेशान करा, तो मेरे ख्याल से नसीम शाह का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास फिर भी शाहीन आफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है। अब तीसरा जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान को चाहिए था, मुझे वो एक वीकनेस नजर आ रही है, क्योंकि हसन अली तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है। हसन अली वो बॉलर है जिसको आपने एशिया कप में भी एज अ बैकअप इस्तेमाल नहीं करा, अब आप उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में लेकर आ गए हो। उसका पिछले 6 महीने का इंटरनेशनल एक्सपोजर 0 है। उससे ज्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ अच्छे लेवल की क्रिकेट, वो तो मोहम्मद आमिर और उसने आजम खान ने खेली है, वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। मोहम्मद आमिर का अपने नाम नहीं है, लेकिन मोहम्मद आमिर तो रिटायर्ड है। मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि हसन अली का इंटरनेशनल एक्सपोजर इस वक्त 0 है, ठीक है। मतलब आप कोई अच्छे लेवल की लीग खेलते हो, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के दरमियान थोड़ा परफॉर्म करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ होता है। सो आप ड्रॉप थे एंड देन यू आर मेकिंग कमबैक इन द वर्ल्ड कप डायरेक्टली, दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हसन अली। मुझे लगता है कि हसन अली की सिलेक्शन ज्यादा इस वजह से हुई है कि लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हैं एहसानुल्लाह इंजर्ड है अभी, नसीम शाह तो इंजर्ड है ही, उसके अलावा हसनैन भी इंजर्ड है। तो आई थिंक फास्ट बॉलिंग स्लॉट के अंदर गया तो आपके पास शाहनवाज धानी मिलते थे। आई थिंक ये लोग एक्सपीरियंस की तरफ इसलिए गए कि हसन अली का पास्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, कैप्टन की अगेन ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है उसके ऊपर। मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जहाँ आप दोस्ती की बात करते हैं, आई थिंक वो एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है यार अच्छा, वैसे अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं तो
जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2017 में जीता है उसमें मैन ऑफ द सीरीज था हसन अली। और हसन अली ऐसा नहीं कि उसे बॉलिंग ही नहीं आती, मुझे लगता है उसका कुछ अरसे पहले क्रिकेट से फोकस शिफ्ट होकर टिकटॉक पे चला गया, बट वो इतना बुरा क्रिकेटर नहीं जितना आजकल वो परफॉर्म कर रहा है। और स्पेशली वो आखिरी 2-3 ओवर में जब 15-20 रन या 18 रन चाहिए होते हैं तो हसन अली का बैट घूम जाए तो 1-2 छक्के भी लगा देता है, तो उस हिसाब से वो एक यूटिलिटी क्रिकेटर भी बन सकता है। बट अगर एक बॉलर बॉलिंग बुरी करा रहा है और वो आखिरी 2 ओवर में आके छक्के मार रहा है तो मेरे हिसाब से वो अपना रोल सही प्ले नहीं कर रहा, उसका मेन रोल तो बॉलिंग है। सो आई सी हसन अली इन द 11 दैट विल प्ले अगेंस्ट नेदरलैंड्स या फिर बाकी वर्ल्ड कप की टीम, बट हसन अली परफॉर्म कैसा करेगा उस पे आई हैव नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। आई थिंक डिसीजन जहाँ तक है मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा अग्री करूंगा मैं कि सही डिसीजन है, इसलिए कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना पड़ता है, स्पेशली फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि फास्ट बॉलर का रोल ऐसा होता है कि उसने शुरू में पावर प्ले में बॉलिंग करनी होती है और डेथ के अंदर बॉलिंग करनी होती है। उस टाइम पे अगर फास्ट बॉलर को कॉन्फिडेंस ना हो और उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा पिट सकता है। जैसे कि अगर हम धानी को लेके जाते हैं या फिर आई थिंक जमान खान भी अभी अच्छे बॉलर है जमान खान, लेकिन अभी उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, तो अगर वो अंडर प्रेशर किसी टीम में उनको ले लिया वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ये हमने नहीं देखा, वो हमारे पास उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। एटलीस्ट हसन अली का मैं ये है कि यार एक ओवर अगर उसका बुरा जाता है 10-15 ओवर का जाता है तो हमें पता है कि यार उसके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, इतनी उसकी स्पिरिट है कि वो कम बैक कर सकता है। ओवरऑल आई थिंक हमारा जो दोनों का तज्जिया है पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग यूनिट पे वो ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, और आई थिंक उम्मीद ज़्यादा है हमें, और एज फैंस हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट चूंकि हम दोनों क्रिकेट बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं हमें आइडिया है कि कितना ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर तुम सोचो कि यार हसन अली इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ले ले, ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर शाहीन आफरीदी को वो शुरू की कंडीशन नहीं मिली जिसमें उसकी बॉल स्विंग होती है तो शायद शाहीन आफरीदी भी एक मीडियोकर बॉलर बन जाता है। और जहां तक बात करो तुम हारिस रऊफ की, जो कि हमारा दूसरा की फास्ट बॉलर है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो वो तो स्विंग बॉलर है नहीं, वो तो पेस बॉलर है, वो तो स्पीड मारता है, बाउंस करता है। तो के साथ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान को फ्रेंडली कंडीशन नहीं मिली, जो कि डेफिनेटली इंडिया में नहीं मिलेंगी तुम्हें वो पिचेस मिलेंगी जो तुम्हारी वीकनेस के ऊपर बनी हुई, तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं बनी हुई, तो उस सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे बाहर होगा। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें आई एम श्योर पता होगा कि पाकिस्तान टीम अभी वाहिद टीम है जिसको अब तक इंडिया का वीजा नहीं मिला है जी, और 29 को पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच भी है। सो आइडियली पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया में होना चाहिए था ताकि उनको हफ्ता 8 दिन तो मिले वहां की कंडीशन स्टडी करने के लिए कि भाई हम बैटिंग कैसे करेंगे, बॉलिंग कैसे करेंगे, पिचेस कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसी हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान हर लिहाज से। आई थिंक हमेशा जब तक जितने भी मैंने आज तक वर्ल्ड कप देखे अपनी लाइफ में, आई थिंक ये सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक हम अपनी बॉलिंग के बारे में होंगे एज ए नेशन, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप आए हमारी बैटिंग के ऊपर हमेशा डाउट्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग पे हमेशा जो है वो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारे बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। आई थिंक ये पहला वर्ल्ड कप ऐसा है जिसमें हमें बॉलिंग यूनिट के ऊपर ज्यादा डाउट है। बिल्कुल। बैटिंग के ऊपर आ जाओ, आगे बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। आपके क्या तासुर आता है बैटिंग के बारे में? यार अभी इसने मोहम्मद आसिफ ने एक बयान दिया, अगर तुमने सुना हो तो। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं अच्छी कॉमेडी करता है। वो कह रहे हैं कि मैं बाबर आजम को एक मिडिल ओवर करा लूंगा यार, मगर उसने क्या बोले T20 में, उसने कहा T20 में मैं बाबर आजम को एक मिडिल ओवर करा लूंगा, तो क्या हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? नहीं, 50 ओवर। जब हम जैसे फैंस इस बात को समझ सकते हैं कि भाई आप 50 ओवर के बारे में बात करो, तो मोहम्मद आसिफ जैसा सीजन्ड क्रिकेटर, हाँ उसके जो भी पास रहा है वो एक अलग चीज है, बट एज ए क्रिकेटर हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी है परफॉर्मेंस, उसकी चीजें हैं, तो उसकी तरफ से मेरे ख्याल से बड़ा गैर जिम्मेदारी स्टेटमेंट है। उसके मुकाबले में गौतम गंभीर ने एक बात कही है। अच्छा, हाँ, नहीं सुना। गौतम गंभीर वैसे तो एंटी पाकिस्तान में स्टेटमेंट देने में माहिर है, मगर उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि भाई आपको इस वर्ल्ड कप में कौन सा बैट्समैन है जो लगता है कि वो वर्ल्ड कप को ना बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आप विराट कोहली के बारे में बताएं, जो रूट के बारे में बताएं, केन विलियमसन के बारे में बताएं, तो इन बेन स्टोक्स के बारे में बताएं, तो इन तमाम खिलाड़ियों के दरमियान
गौतम गंभीर ने सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लिया और वो खिलाड़ी था बाबर आजम। गौतम गंभीर कहता है कि बाबर आजम उसके नजदीक वो खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। सो मेरी भी एज अ फैन बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आई थिंक दिस इज बाबर आजम्स वर्ल्ड कप, दिस हैज टू बी बाबर आजम्स वर्ल्ड कप। आई थिंक पिचेस भी उनको काफी ज्यादा सूट करेंगी, तो बस होपिंग फॉर द बेस्ट कि बाबर जो है वो अच्छा खेले। और आई थिंक बाबर इस तरह के प्लेयर है कि अगर वो चलते हैं ना तो फिर वो 100 करते हैं, और वो 100 भी बैक टू बैक 100 करते हैं, एक मैच में 100 करते हैं, अगले मैच में फिर 100 करते हैं। तो बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो डाउट। लेकिन डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो बैटिंग यूनिट है वो बहुत ज्यादा बाबर आजम के ऊपर रिलाई करता है? और हम देखते हैं जहाँ पे बाबर आजम बैटिंग कर रहे होते हैं, इवन एशिया कप में भी देखा, जितनी देर बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि अच्छा स्कोर होगा, और पैनिक बिल्कुल नहीं था क्रीज के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब चीजें काम है। जैसे ही वो आउट होते हैं, बेशक को 30 रन बना के आउट हुए, जैसे ही वो आउट हुए तो ऐसा लगा कि अब बिल्कुल बैटिंग कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे ही है भाई। इसमें मैं ये बात कहूंगा कि हमें ना अपना हर बैट्समैन को पता हो कि यार मेरी क्या बाउंड्रीज हैं या मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अगर इमाम उल्ला के ना वो विराट कोहली या रोहित शर्मा बनने की कोशिश ना करे, ठीक है, फखर जमान है वो स्मिथ बनने की कोशिश ना करे, अपना नेचुरल गेम खेलें प्रेशर लिए बगैर। क्योंकि भाई बदनाम तो हो चुके हैं, आप एशिया कप में लास्ट आए टॉप 4 में, ठीक है, एशिया कप में आप बिल्कुल लास्ट आए हो, तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक था, आप इससे बॉटम जा नहीं सकते थे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से गेम को एंजॉय करके खेलने की जरूरत है, ठीक है। अननेसेसरी प्रेशर, अगर तुमने वो श्रीलंका वाला मैच देखा हो, फखर जमान कैसी बिल्कुल सिंपल बॉल पे एक फुल टॉस पे बोल्ड हो गया फखर जमान, ठीक है, वरना फखर जमान अंडर प्रेशर नजर आया वो। हाँ, तो यार अंडर प्रेशर देख ले क्या परफॉर्मेंस है, तो अब विदाउट प्रेशर खेले। अब ये भी एक बड़ा ट्रिकी सवाल है कि ओपनर्स में आप अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हो या फखर जमान के साथ जाते हो, क्योंकि इमाम उल्लक तो स्टिल डूइंग गुड, बट फखर जमान की बड़ी डाइसी परफॉर्मेंस रही है। फखर जमान आउट ऑफ आई थिंक स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान की फखर जमान के साथ ही करेगी, क्योंकि आई थिंक फखर जमान ऐसा प्लेयर है जिसको हम कहते हैं गेम चेंजर है, वो मैच विनर है। आई थिंक काफी बातें होती है कि मैच विनर है, अभी तक उन्होंने काफी टाइम से ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अच्छे प्लेयर है और वो काफी भाई फखर जमान पाकिस्तान का वाहिद खिलाड़ी है जिसने डबल सेंचुरी बनाई है वनडे में, ठीक है। बाबर आजम के पास वो दूसरा खिलाड़ी है जिसने लगातार 3 सेंचुरीज बनाई है, कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरी उसने ओडीआई से बनाई है। और फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल तो हम तो भले भूल जाए, इंडिया कभी भी नहीं भूल सकता जो उसने उनकी पिटाई लगाई थी। सो ऑन हिज डे फखर जमान कैन विन अ मैच फॉर यू सिंगल हैंडेडली। तो मगर फिर वही बात है, वो दिन कौन सा होगा, वो मैच कौन सा होगा। ऐसा ना हो कि ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले मैच में बैठ जाएं और नेदरलैंड वाले मैच में डबल सेंचुरी बना देना। तो ये बट फखर जमान, इमाम उल्लक, बाबर आजम को छोड़ के रिजवान एक आपकी टीम में स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक मेरा थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रिजवान नंबर 4 पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, ना हमारी टीम को ना फैंस को। वो जिस तरह से आके बैटिंग करते हैं वो काफी पैनिक दिखता है उनकी बैटिंग में, काफी कोशिश करते हैं इधर उधर शॉटें मारे, उनके पास ज्यादा शॉट्स की रेंज है नहीं, स्वीप वो अच्छा करते हैं, कट उनका इतना अच्छा नहीं है, ड्राइव वो इतनी अच्छी मारते नहीं है, उनके पास शॉट्स काफी लैग करते हैं। तो नंबर 4 के ऊपर जब रिजवान आते हैं तो वो काफी दफा मैंने देखा है वो काफी स्टक हो जाते हैं, सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, उनसे सिंगल बनता नहीं है, उसकी वजह से दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर डालते हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप पे वो प्रेशर डालते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है क्योंकि जब भी आप रिजवान के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट करो तो वो रन करके परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान को 4 नंबर का जो बैट्समैन चाहिए होता है ना, वो थोड़ा काम चाहिए। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है इंजमाम उल हक होते थे कि वो आते थे क्रीज पे तो ऐसा लगता था बस बिल्कुल काम छा गया। और रिजवान का बिल्कुल उल्टा इफेक्ट होता है, बिल्कुल जैसे ही वो आते हैं वो पैनिक करते हैं, कोशिश करते हैं इधर होकर सिंगल लें, कभी लगता है रनआउट हो जाएंगे, रनआउट करवा देंगे, भागते हैं ऐसे। तो मुझे तो काफी रिजवान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता जब वो मैं देखता हूँ हमारा नंबर 4 बैट्समैन रिजवान। मगर आई थिंक आपका ओपिनियन इस पे अलग है। यार मैं अग्री कर रहा हूँ आपकी बात से बिल्कुल। वो विकेट कीपर बैट्समैन का चौथा नंबर बनता ही नहीं, 5वां छठा ही उसका होता है। और खासतौर पर जब आपके पास वो रेंज ऑफ शॉट्स है जो कि रिजवान के पास है, वो बाउंड्री बहुत इजीली क्लियर कर सकता है, चीकी शॉट्स मार सकता है विकेट के पीछे, फाइन लेग, थर्ड मैन वाली ना, तो उसकी जगह डाउन मेरे हिसाब से डाउन द ऑर्डर बनती है। मगर पिछले 1.5-2 साल में रिजवान इतना स्ट्रांग हो गया है मीडिया में, फैंस में, कि उसकी ओपिनियन माननी पड़ती है। और आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने एक्सप्रेस करा था कि यार
मुझे चौथे नंबर पर खेलना है। वो बिल्कुल, शुरू में बिल्कुल। चौथे पे नहीं था, वो पांचवें छठे पे ही था। बिल्कुल। उसने कहा मुझे 50 ओवर में खेलना है। अगर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कप्तान होता वो उसके साथ बात करता, मगर मेरे ख्याल से बाबर आजम ने हथियार डाल दिए उसके सामने। मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगा। अगर आपको नेपाल वाला मैच याद हो एशिया कप में, तो फखर जमान भी क्विकली आउट हो गया था, इमाम उल हक भी आउट हो गया था, रिजवान भी आउट हो गया था, आगा अली भी आउट हो गया था। तो इफ्तिखार ने इनिंग्स बिल्ड करी थी बाबर आजम के साथ। मेरे ख्याल से जो चौथे नंबर का बैट्समैन है पाकिस्तान में, वो इफ्तिखार ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो इफ्तिखार होना चाहिए। लेकिन क्या वो इस तरह से लंबी इनिंग्स कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? यार ये तो मौका देके देखना पड़ेगा, और शुरू के 1-2 मैचेस में उसको चांस दिया जा सकता है। इवन जो वार्म अप मैच होता है मेरे ख्याल से उसमें भी इफ्तिखार लंबी बैटिंग कर सकता है। बट वंस अगेन बाबर आजम के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि टीम जो है कनेक्टेड रहे, टीम जो है फ्रेंडली रहे। अगर रिजवान को उसने उसके पसंद के नंबर पे नहीं खिलाया तो हो सकता है ओवरऑल टीम के मोरल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क्स रेज हो जाए। एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स ओपिनियन है मेरा, क्या हम रिजवान के साथ ओपन कर सकते हैं? क्योंकि T20 में तो रिजवान ओपन करते हैं। फखर जमान की जगह क्या हम रिजवान के साथ ओपन करें और सऊद शकील को 4 नंबर पे खिलाएं? फखर जमान और रिजवान और इमाम उल हक। यार देखो, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी शोएब कि रिजवान एक बहुत मेहनती क्रिकेटर है। बिल्कुल है। और रिजवान ने एक दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी करी थी कि भाई अगर मुझे टीम में जगह बनाने के लिए फास्ट बॉलिंग भी करवानी पड़ जाए ना तो मैं करवा लूंगा। सो ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि आप इसको चैलेंज दे सकते हो कि यार आपसे हम ओपन करवाएंगे। और तुम्हें याद होगा इसी तरह का गैमल पाकिस्तान ने 2015 के वर्ल्ड कप में भी करा था, जब उन्होंने सरफराज से ओपनिंग करवाई थी। ये सरफराज को 4 बार डाउन खिलाया था। तो रिजवान तो कर लेगा, मगर हाँ रिजवान कर तो लेगा ओपनिंग, मगर ये एक पैनिक बटन होगा पाकिस्तान टीम के लिए कि दूसरों को ये इंप्रेशन जाएगा कि यार पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस खत्म हो गए। अगर आप अब्दुल्ला शफी, फखर जमान, इमाम उल हक 3 ग्रूम्ड ओपनर्स को लेकर जा रहे हो और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से आप ओपन करवा रहे हो, ये सामने वाली टीम को एक अलग ही मैसेज देगा। हाँ हो सकता है डिसीजन पाकिस्तान की फेवर में चला जाए, बट अगर नहीं गया तो इससे रिजवान का कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, एंड देन यू नेवर नो कि पाकिस्तान जो है ना पूरे लेट जाए और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गया रिजवान को ओपन पे ट्राई करने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले एशिया कप वगैरह में ट्राई करते तो आई थिंक रिजवान ऐसा प्लेयर है कि ओपन पे वो, क्योंकि थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल के शुरू में थोड़ा आपको एक इम्पेटस दे सकता है, एक मोमेंटम आपका दे सकता है, फॉर श्योर दे सकता है। वो जो एक नर्वसनेस नजर आती है ना 4 नंबर पे, जो शायद मुझे बाकी सबको नहीं है तो वो नर्वसनेस एक खत्म हो जाती है सऊद शकील के आने से, क्योंकि लगता है वो काफी काम प्लेयर है। वो आके अपनी शॉट्स की रेंज दिखाता है, कट खेलता है, पुल खेलता है, स्वीप खेलता है, स्ट्रेट ड्राइव सिंगल निकालता है, वो मिड ऑफ मिड ऑन सिंगल लेता है। तो आई थिंक सऊद शकील जो है वो 4 नंबर का बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन मुझे लगता है हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो काफी वीक है। इफ्तिखार अहमद की जहाँ तक हम बात करते हैं, इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनकी वो कंसिस्टेंसी उस तरह की नहीं है कि जिस तरह से आप बाकी टीम्स के मिडिल ऑर्डर अगर देखते हैं, जैसे बेन स्टोक्स होता है इंग्लैंड के अंदर, या फिर आप देखें इंडिया का मिडिल ऑर्डर जिस तरह का है, तो आई थिंक उस तरह से उस कैलिबर की शायद इफ्तिखार अहमद अभी तक उन्होंने बैटिंग नहीं की है। हो सकता है वो इंडिया में जाके या वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता है। आपका क्या है इसमें राय? और 6 नंबर का बैट्समैन हमारा कौन होगा? यार इफ्तिखार को लेकर मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अच्छा। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के बाद जो दूसरा बैट्समैन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा इट्स गोइंग टू बी इफ्तिखार। या तो इफ्तिखार होगा या फिर रिजवान होगा, बट मुझे इफ्तिखार से ज्यादा है, क्योंकि इफ्तिखार एक तो अटैकिंग क्रिकेटर है, ठीक है, वो जब उसके ऊपर कोई चढ़ाई होती है ना तो वो फिर खुल के मारता है, बाउंड्री क्लियर करना बड़ा कर आसानी देता से है, करता है। ठीक है। फिर वो स्पिनर अच्छा है तो उसको अपनी बॉलिंग की वजह से भी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उसने कोई बीच में 1-2 ओवर अच्छे निकाल लिए, विकेट्स ले ली और फिर सेकंड टाइम पाकिस्तान की बैटिंग आती है, तो मुझे लगता है वो बैटिंग में उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कंटिन्यू करेगा। फिर आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा कि इफ्तिखार अहमद टीम में तो लाजमी होंगे, बेशक वो 4 नंबर पे हो, 5 नंबर पे हो, 6 नंबर पे, आई थिंक वो ऐसे प्लेयर है वो टीम में लाजमी होंगे, क्योंकि उनकी जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है और उनकी जो एक कामनेस है वो तो है, बहरहाल है। सिर्फ जो मुझे डाउट लगता है वो ये कि वो कंसिस्टेंटली लंबा स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यार चलो ये इफ्तिखार की बात हो गई। अब हमारे पास एक वो आती है क्वेश्चन मार्क के सऊद शकील और आगा सलमान। यस यार आगा सलमान टेस्ट्स के अंदर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, बट जब से वो वनडे टीम में आया है ना, मुझे उसकी कोई मेमोरेबल इनिंग्स नहीं याद कि उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस करी हो कि भाई पाकिस्तान के 250 थे और उसने 5 ओवर में 50 रन बना के 300 तक लेके चला गया, या फिर पाकिस्तान चेस कर रहा था, 10 रन पर ओवर चाहिए था और उसने मैच जितवा दिया।
ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया आगा सलमान का बैटिंग स्टाइल देख चुकी है, ये फ्रस्ट्रेट हो गए कोई लूज शॉट खेल लेता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पाकिस्तान को सरप्राइज करना चाहिए और सऊद शकील को लेकर आना चाहिए नंबर 6, क्योंकि नंबर पे आई एम नॉट श्योर, 5वां नंबर भी हो सकता है। सऊद शकील का डिपेंड करता है मैची सिचुएशन का, क्योंकि लोग कहते हैं जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं कि इस वक्त सऊद शकील से बेहतर स्पिन खेलने वाले पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में नहीं है। सो अगर आप सऊद शकील को बैटिंग लाइनअप में डाल दो चौथे या 5वें नंबर पे, अगर रिजवान जिद कर रहे हो चौथे पे खेलने तो 5वें पे सऊद शकील को डाल दो, तो बैटिंग का जो उसका नंबर बनता है ना, ये वो नंबर है कि जब स्पिनर बॉलिंग करा रहे होते हैं, मिडिल ओवर्स चल रहे होते हैं, उस वक्त आई थिंक सऊद शकील कैन ऐड ग्रेट वैल्यू। और 6 नंबर पे आप ले आओ इफ्तिखार। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। आई थिंक सऊद शकील को टीम में होना चाहिए सलमान की जगह। और मुझे उसके साथ वो वाइब्स आती है जो जैसे हमारे पास यूनिस खान होते थे ना, जो 5वें और 6वें वनडे के अंदर 5वें और 6वें नंबर पे आके बैटिंग करते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि 4 जल्दी आउट हो गए तो उन्होंने आके इनिंग्स को संभाल लिया। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि 40 ओवर में आपके काफी बड़ा स्कोर हो गया, सऊद शकील की जरूरत नहीं, तो आप उनको डिले करके पहले हिटर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले शादाब को भेज दिया या पहले नवाज को भेज दिया, तो आई थिंक सऊद शकील का नंबर 6 पे भी बहुत उसका बनता है खेलना। इवन अगर वो 5 पे खेले, 6 पे खेले या 4 पे खेले, आई थिंक उसका टीम में होना बनता है ओवर सलमान आगा। राइट, तो ये हमारी ओपिनियन थी एज फैंस, एज डिवोटेड फैंस, जो हम पाकिस्तान का स्क्वाड देखते हैं, पाकिस्तानी क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मजीद बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।